हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे और अभी तक एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो एक्सप्लेनर वीडियो होगा, यानी कि अगर ये तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होगे और कहीं डाउट होगा तो ये वीडियो तुम लोग को काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। निम्न में से कौन पदार्थ है? तो पदार्थ हम लोग पढ़े थे जिसका द्रव्यमान हो और जो आयतन घेरता हो, है ना। हम लोग गंध को बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि गंध हमारी इंटरनल फीलिंग है ना। ठंडा भी ये फीलिंग है ना, हम लोग को ठंडा लगता है। प्रेम भी तो है ना। अब ठंडा पेय, यानी कि ठंडा पेय का कहने का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक तुम लोगों ने पिया ही होगा, है ना। तो वो उसका कुछ ना कुछ जगह घेरता है और उसका आयतन मतलब जगह वेट भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। निम्न में से कौन सा पदार्थ है? सेम है। स्नेह नहीं होगा, स्नेह का मतलब होता है प्यार, है ना। गंध भी नहीं होगा, घृणा भी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वायु। तो तुम लोग ध्यान से देखते जाना। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है? फिर से वही बात। तो यहाँ पे कुर्सी होगा, बिना देखे भी अब मार सकते हैं शीत, यानी कि ठंडा तो नहीं होगा। विचार हम लोग के अंदर होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये तुम लोग समझते जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? हवा है, स्नेह बिल्कुल भी नहीं है, यही हो जाएगा आंसर तुम्हारा। जल भी है, भोजन भी है। ठीक है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? लालटेन, लालटेन देखा ना भाई, तो ये है पदार्थ। चम्मच भी है, कलम भी है, विचार हमारा नहीं है। इस तरह के सवाल आते हैं, तो तुम लोग भी तैयार रहना। अगला सवाल है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कण की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जैसे यहाँ पे कुछ कण दिए हुए हैं ना, अगर हम ताप बढ़ाएं तो ये कण दूर दूर फैलना चाहेगी, है ना। यानी कि गति, एक तो गति तेज़ी से करेगी और दूर भी चली जाती हैं, तो यहाँ पे गति तेज हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, दूध क्या है? द्रव है, ठोस है, गैस है, बीईसी है। बीईसी का मतलब होता है, हम बता दें, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, ये एक जिस तरह ठोस द्रव गैस हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा भी एक पदार्थ का अवस्था होता है। तो तुम लोग बस इतना समझ लो, बोस और आइंस्टीन दो साइंटिस्ट थे जो इसका खोज किए थे, उसी के नाम पर। चलो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। दूध क्या है? तो द्रव होता है ना, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है ना। तो गैस के कण के बीच रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, हम बता दें कि अगर वो सॉलिड रहता तो वो एकदम सटा सटा था, है ना। हम पढ़ाए भी है ये बात को, है ना। और फिर अगर लिक्विड रहा तो थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा गति करने का जगह यहाँ पे मिल जाता है। और द्रव में भी, द्रव तो बता ही दिए, द्रव का ही है ये। गैस में बहुत दूर दूर होता है, यानी कि इसके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे अधिक होता है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो रिक्त स्थान होते हैं ना। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। यहाँ पे भी तुम लोग देखिएगा कि रिक्त स्थान है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखो ये भी विसरण ही है ना, लेकिन ये द्रव का विसरण है। गैस यहाँ पे है क्या? स्याही ना, स्याही द्रव है ना पानी द्रव है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालने पर वो भी घुल जाता है, तो उसमें भी विसरण ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ठोस का विसरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गैस का हुआ,
यहाँ पे द्रव का और यहाँ ठोस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? देखो वही आ गया क्वेश्चन अभी, दो अलग अलग पदार्थों के कणों के स्वतः यानी कि अपने आप मिलना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हम लोग नो डाउट विसरण ही लगाएंगे, ठीक है। निम्नांकित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? तो अगर चीज़ें गैस में रहे तो गैस में विसरण सबसे तेज़ी से होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी तो एक गैस ही है ना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है? द्रव, देखो द्रव में कौन निश्चित होता है? हम बता दें कि ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस में, है ना। और द्रव में आयतन तो निश्चित होता है पर उसका आकार अनिश्चित होता है, और गैस में ना आयतन निश्चित होता है ना उसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन लगाएंगे, ठीक है। तुम लोग तो समझ ही गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में द्रव में कौन सा अनिश्चित है? देखो द्रव में द्रव्यमान तो बराबर रहता है, जितना पहले रहेगा उतना बाद में रहेगा। आयतन भी बराबर ही रहता है। घनत्व जो होता है किसी एक द्रव का, वो तुम चाहे एक गिलास में रखो या बाल्टी में रखो, उसका घनत्व सेम रहेगा, है ना। ये निश्चित होते हैं ये तीनों चीज़। तो अनिश्चित उसका आकार होता है। आकार तुम देखेगा, गिलास में डालेगा तो गिलास का आकार ले लेगा, और फिर बाल्टी में डालेगा तो बाल्टी का आकार ले लेगा, समझा। तो आकार उसका अनिश्चित होता है। किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अगर जो भी अवस्था होगा, है ना, अगर उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा भागने की कोशिश करेगा, है ना। ऊर्जा मतलब कि उसके पास एनर्जी, और एनर्जी हो तो जिसके पास पे एनर्जी होता है वो भागने की कोशिश करता है। तो गैस जो होता है ना, गैस, उसके पास एनर्जी बहुत अधिक होती है जिससे वो भागना चाहता है ना। तो इसका आंसर सही होगा गैस। ठोस का कण के पास सबसे कम एनर्जी होता है, सबसे कम, इसीलिए सटा सटा होता है। द्रव में उससे थोड़ा सा अधिक होता है तो थोड़ा दूर दूर होता है ना। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो अभी सेम आंसर आ गया ठोस का, है ना। चलो, निम्न में से किस में अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है? अंतर आणविक स्थान मतलब दो अणु के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतर आणविक स्थान, ठीक है। अंतर आणविक स्थान ये दो अणु का बीच का स्थान कहलाता है। एक अणु, दो अणु है तो उसके बीच का, तो हवा के कण के बीच का ही स्थान तो सबसे ज़्यादा रहता है ना। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा हवा। पदार्थ के किस अवस्था में अंतर आणुक बल प्रबलतम होता है? और यहाँ पे अंतर आणुक बल क्या होता है कि दो अणु के बीच में जो बल लग रहा है, खिंचाव का बल, है ना, जो बल लग रहा है ना, यहाँ पे जो बल लग रहा है उस जिससे कि ये दोनों खींच के रह पा रहा है, तो किस में सबसे ज़्यादा होगा? जो बांध के अपने आप को रख पा रहा है, तो ठोस में होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठोस। निम्नांकित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आकर्षण बल इसमें सबसे कम होता है ना, गैस, ठीक है। चलो, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? आकर्षण बल और अंतर आणविक बल सेम चीज़ है, तो यहाँ पे भी ठोस ही होगा। आकर्षण बल ही रहता है ना, वो दो अणु के बीच अंतर आणुक बल बोलो या आकर्षण बल, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ठोस ही होगा आंसर इसका। निम्न में से किस में कणों की अधिकतम गति होती है? तो कणों की अधिकतम गति सबसे ज़्यादा तो गैस में ही होती है ना, क्योंकि भागते रहता है। अगर दूर दूर रहता है, दूर दूर ये क्यों है? क्योंकि इसके पास ऊर्जा बहुत अधिक है ना। तो एक जगह से दूसरे जगह भागते रहता है ऐसे करके, है ना, अधिकतम गति होती है इसके पास। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो आकर्षण बल सबसे कम होता है और उसके पास ऊर्जा बहुत अधिक होती है ना। तो आकर्षण बल यहाँ पे
कम ही होगा। ठीक है, आंसर में। अगला प्रश्न है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो अभी ये सब याद रखना है ना, बहुत आसान लग रहा होगा अभी तो तुम लोगों में भी। ठोस के कण के बीच मतलब रिक्त स्थान बहुत कम होती है और आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तभी तो एक दूसरे से बहुत सटा सटा होता है ना। तो यहाँ पे बहुत अधिक होगा, है ना। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है ना। देखो कुकर तुम लोग देखा ही होगा, ऐसे करके कुकर होता। अगर इसमें तुम लगा करके ढक्कन लगा करके तुम इसको हीट करेगा चूल्हा पर, है ना, तो क्या होता है कि सीटी बजने लगता है, इसका आयतन बढ़ने की कोशिश करता है ना, प्रेशर बन जाता है ना। तो सिंपल सा आयतन उसको लिखेगा, बढ़ेगा। जल का क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब वो उबलता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉयल हम लोग करते हैं ना चीज़ों को, बॉइलिंग पॉइंट। तो कब ये उबलता है पानी, तो 273 केल्विन होता है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा तो ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना इस चीज़ पर। नहीं, 273 केल्विन भी नहीं होगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा। ये तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है ना। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग तो जानते हैं ये बात को, ठीक है। अब इसको बदलना है केल्विन में, क्योंकि सब आंसर तो केल्विन में दिया गया। तो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री मतलब 273 अगर जोड़ेगा तो वो बन जाता है, डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ेगा तो वो बदल जाता है केल्विन में। तो जितना डिग्री सेल्सियस है 100 दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 प्लस 273 करेंगे तो हमारा केल्विन निकलेगा। दोनों को करेंगे तो 373 आएगा, ठीक है, 373 केल्विन। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक क्या है ना, गलनांक। तो दो चीज़ें आज ध्यान रखना, बर्फ का गलनांक और पानी का जमना। पानी का जमना ये एक ही टेम्परेचर पर होता है, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बोले तो हम लोग 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा तुम्हारा सी, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का गलनांक क्या है, तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है यहाँ पे केल्विन में दिखाया गया, तो 273 हम यहाँ पे लिख दिए थे। आंसर फिर से सी हो जाएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरने लग जाता है, क्योंकि बर्फ़ का यह जल से भारी होता है। नहीं, जल से भारी होता तो तैरता ही नहीं। बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता तो तैरता भी नहीं, है ना। बर्फ़ जल से हल्का होता है ना। तो आंसर हमारा सी ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 200 केल्विन तापक्रम किसके बराबर है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलने बोला। तो केल्विन को अगर हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है 273 के। उस टाइम पे प्लस करना पड़ता था, केल्विन में बदलते थे तब, है ना। अभी माइनस करेंगे तो 200 दिया हुआ है ना, 200 दिया हुआ है, माइनस करेंगे 273 से तो हमारा हो जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ठंडा होता है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 73 डिग्री सेल्सियस। 300 को अब बदलने बोला, तो यहाँ पे भी 200 की जगह 300 बिठा देंगे। तो चलो देखते हैं, 300 माइनस 273 तुम लोग करेगा तो पाएगा कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 573 को कैसे करेंगे, अरे एक ही सवाल इतना बार दे देता है ना। 573 को भी 273 से माइनस करेंगे। एक बार ये सारा क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करके देख लेना, उसके बाद ही करना, है ना। क्योंकि मेरे लिए तो आसान क्वेश्चन है पर तुम्हारे लिए शायद ना हो, है ना। तो यहाँ पे जब घटाएंगे घटा के देख लेना, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर, ठीक है।
डिग्री तापक्रम बराबर होता है। अब डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस रहता है, उसको केल्विन में बदलना है तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे 273 का, है ना, आसान है। तो इसको 10 में क्या करना है, 273 प्लस करना, क्या हो जाएगा 283 केल्विन। ठीक है, आसान है ना, आंसर ये हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस को 25 रख देंगे यहाँ पे, 25 प्लस 273। तुम लोग ये करके देख लेना भाई लोग, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 3 8, फिर 2 और 7 9, और यहाँ पे 298 केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, ठीक है, इसको भी बदलना है केल्विन में। तो 100 प्लस 273 करेंगे हम लोग केल्विन, है ना। तो यहाँ पे 373 केल्विन आ जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। CNG का पूर्ण रूप क्या है, तो इंग्लिश में इसका नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं CN और G। ठीक है, लेकिन ये हिंदी में क्या होता है, कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित, और नेचुरल मतलब जानता है प्राकृतिक, और गैस का मतलब गैस, है ना। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये हो जाएगा आंसर हमारा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मुख्यतः क्या होते हैं, तो याद रखना मीथेन होते हैं। मीथेन का सूत्र अगर पूछ दिया जाए तो CH4 होता है, याद रख सकता है इसको। LPG का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका इंग्लिश हम सब इंग्लिश वर्ड से ही लिया गया है, इसीलिए हम इसको इंग्लिश में पहले करके देखते हैं ना। लिक्विफाइड क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, LP और G यहाँ से निकला है LPG, लेकिन इसको इंग्लिश में करके तो आ भी सकते हैं ना, नहीं भी, लेकिन हिंदी में कर देते हैं। लिक्विफाइड का मतलब होता है द्रवीकृत या द्रवित, है ना। और पेट्रोलियम का पेट्रोलियम ही लिखा है, गैस का भी गैस लिखा है, तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ऐसे करके होगा आंसर। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है ना। तो CNG का उपयोग हम लोग करते हैं आजकल, है ना। LPG का पहले के ज़माने में बहुत मतलब पहले अगर 2005 के आसपास जाएंगे तो कोई गाड़ी में ऐसा दिया हुआ सिस्टम था, है ना। आजकल CNG तो बहुत प्रचलित है, उसके बाद नहीं, सबसे ज़्यादा पेट्रोल का चलता है, उसके बाद CNG का आजकल प्रचलित है ना। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि माइनस करना है, यहाँ पे प्लस ही करना होता है। ठीक है, चलो 373 को फिर से प्लस करना है किसके, 273 के। क्यों, क्योंकि इसका भी मतलब केल्विन में बदलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 7 7 14 का 4 हाथ में बचा 1, और 3 2 5 1 6, यानी कि 646 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो इसको तुम लोग याद ही रखो, बार बार बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अगर तुम लोग करना चाहते हो तो करके देख सकते हो, है ना। 273 से 0 को जोड़ेंगे तो वापस से 273 ही आएगा। इसको जो करके देखेगा वो 273 आदि रखो, है ना। चलो अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो ये सब विसरण प्रक्रिया के माध्यम से ही चला जाता है ना, विसरण प्रक्रिया। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो जल की भौतिक अवस्था बर्फ़ बनने लग जाती है उस टाइम पे। ठीक है, वो जल जो है वो बर्फ़ बनने लग जाती है, तो उस टाइम पे ठोस अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, है
25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि हमारा कमरे का तापमान है ना, कमरा का तापमान। तो कमरा का ताप पर जल कैसा हम लोग को दिखता है ना, तुम लोग को तो देखा होगा, तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना इसको। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? क्या होती है? वाष्प बनने लग जाती है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है? क्वथनांक होता है ना, क्वथनांक होता है। तो याद रखना क्वथनांक पर ये गैस बनना स्टार्ट कर जाता है, मतलब वाष्प बनना, वेपर बोलते हैं उसको। 225 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो उसका जो क्या बोलते हैं क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके ऊपर जो भी हम लोग लेंगे वो गैस के रूप में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पे गैस ही लेंगे। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो क्या बोला गया? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि इसको अगर फॉर्मूला में बदले हम लोग तो द्रव्यमान डिवाइड बाय प्रति जहाँ पे आता है वो डिवाइड हो जाता है ना, और यहाँ पे करेंगे आयतन। तो जैसे ही ये करेंगे हम लोग को मिलेगा घनत्व का फॉर्मूला, है ना। तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बाय आयतन ही होता है, यानी कि घनत्व हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। चलो अगला प्रश्न है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस जब जैसे गैस है, इसको जब तुम ठंडा करोगे, है ना, या फिर इसको दबाओगे, प्रेशर डालोगे, है ना, तो ये बदलने लग जाता है द्रव अवस्था में। ये द्रव का मॉलिक्यूल है, यानी कण है जो थोड़ा पास पास है ना। गैस को हम लोग ठंडा करेंगे या उसको दबाएंगे तो द्रव अवस्था में बदलने लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। याद रखना, बादल में पानी जो बनता है वो संघनन प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। ठोस से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से द्रव नहीं बना, द्रव से डायरेक्ट गैस बन गया, है ना। जैसे अमूमन क्या होता है, ठोस से पहले द्रव बनता है और द्रव को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो जा कर के हमारा गैस बनेगा, है ना। लेकिन अगर ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। याद रखना इसको, सब पढ़ाया हुआ बात है। द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहले वो द्रव था, पानी था, अब वाष्प बन गया, तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? शुष्क बर्फ का तो ठोस CO2 बोल सकते हैं, है ना। शुष्क बर्फ, ये बर्फ जैसा तो रहता है और सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठोस रूप में रहता है और CO2 का बनता है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस CO2 को क्या कहते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसका नाम होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस। ठीक है, जब वाष्प संघनित होता है तो या ऊष्मा अवशोषित करता है या ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। तो हम बता दें कि उसका देखो, गैस जो होते हैं, है ना, जो बादल होता है वो पहले गैस ही होता है, वो संघनित होकर जब पानी का ड्रॉप बनता है तो होता क्या, ऊपर जाता है ना, ऊपर में तापमान ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के कारण इसका तापमान भी घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है ठंडा होने के कारण ऊपर में, तो इसीलिए संघनित हो जाता है और ड्रॉपलेट यानी कि पानी की बूंद बन जाता है, यानी कि उसका ताप जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, संघनित होते समय। निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो सूती का होता है। क्यों होता है? सूती से वाष्पीकरण होते रहता है जिससे कि हम लोग को ठंडा
की अनुभूति या ठंडा हम लोग को मिलते रहती है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा रहता है? तो घड़े का जल हम बताए थे, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताए। अभी एक्सप्लेन करने का बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक्सप्लेन कर दें। घड़े में छोटा छोटा छिद्र होते हैं ना, मट्टी का बना होता है तो मट्टी में तो छोटा छोटा छिद्र होते ही हैं। अब इस छिद्र से जो पानी डाला है तुम, वो बाहर आते रहते हैं, ऐसे करके बाहर आते हैं। और बाहर जब आता है और इस पर गर्मी पड़ता है ना, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगा तो ये उड़ जाता है ना, वाष्पीकरण हो जाता है इसका, बाहर जो आया पानी। अब इसी वाष्पीकरण के कारण ये इसका जो सतह है, इसका जो बाहरी सतह है वो ठंडा रहने लग जाता है, ठंडा, है ना। तो हम बता दें वाष्पीकरण यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे गर्मियों के दिन में जल का मतलब घड़े का जल ठंडा रहता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, है ना, हम लोग अमूमन यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, केल्विन एसआई मात्रक, इसको हम लोग घर तरफ यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, पर ये एसआई मात्रक बिल्कुल भी नहीं है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है किसी चीज़ का, हम बताते हैं ना, कि कोई कितना ऊष्मा अपने उस आयतन में रख पा रहा है, मतलब अपने उस क्या बोलते हैं, द्रव्यमान में रख पा रहा है। जैसे कि 1 किलो तुम पानी लिया, है ना, और 1 किलो तेल लिया ना, 1 किलो तुम मान लो लोहा लिया, लोहा और तेल माना पानी। ठीक है, अब इसमें इसको तो एक बार गर्म कर दिया, तो ठंडा होने में किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है? ठीक है, तो अगर जिसको कम टाइम लगेगा वो अपने अंदर गर्मी को कम रख पाया होगा, और जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है पानी को ठंडा होने, मतलब पदार्थ को ठंडा करने में, तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा होगी वो अधिक होगी कि नहीं? तो कितना ऊर्जा अपने में एकत्र कर पा रहा है और कितने केजी में एकत्र कर पा रहा है, मतलब कितना उसका द्रव्यमान में एकत्र कर पा रहा है, तो वो दोनों से निकालेंगे तो हम लोग पाएंगे किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। याद रखना, निम्न में सबसे अधिक संपीड़िय कौन है? संपीड़िय मतलब दबाने योग्य। अब तुम ठोस को दबाने जाओगे, चौक को दबाने जाओगे, तो उसका कण अपने दबा हुआ है ना, उसका कण तो पहले ही बहुत पास रहता है, तो उसको तुम दबा नहीं सकते हो। और फिर पानी को भी तुम लोग दबा नहीं सकते हो, द्रव को भी। जो सबसे ज़्यादा हम लोग दबा सकते हैं वो गैस को ही होता है। ठीक है, गैस को हम लोग दबा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो जो भी गैस होगा हमारा, तो नमक हमारा ठोस है ना, तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तेल हमारा द्रव है ना, इसको भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा हाइड्रोजन गैस होगा। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है ना, तो उसका ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन में हम लोग 2-3 चीज़ पढ़े थे, CO2 पढ़े थे, है ना, कपूर पढ़े थे, कैम्फर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कपूर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और क्या होता है, बेंजोइक एसिड, जो तुम लोग को अभी तक तो नहीं पढ़ा है। ये सभी जो होते हैं ऊर्ध्वपातन करने योग्य होते हैं, यानी कि इसको गर्म करोगे तो ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में, है ना, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये चीज़ तुम लोग 8वां क्लास में भी पढ़ा होगा, पर कोई बात नहीं, ब्रोमीन जो होता है, याद रखना इसको, ब्रोमीन होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये आधातु है, ये आधातु है भाई, आधातु है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा मतलब होता है अंग्रेजी में इसका मरकरी।
मरकरी होता है। ठीक है, उपधातु कौन सा है? उपधातु यहाँ पे सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन है ना, इसका 2 गुण होता है। ये धातु का भी मतलब धातु के जैसा भी गुण दिखाता है और अधातु के जैसा भी गुण दिखाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है, वही आ गया घुमा। गंधक, देखो गंधक एक तरह का गैस है ना, मतलब सेंट वगैरह जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो एक तरह का गैस है। और अधिकतर गैसें है ना, मतलब सभी गैसें जो होती है, जितना भी गैसेस हैं वो अधातु की श्रेणी में ही रखा जाता है। ठीक है, तो अधातु ही होती है। याद रखना इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट हम लगा देते हैं इसको। हम लोग तो ये बड़े क्लास में पढ़े थे, पर तुम लोग का अभी इस तरह से दे दिया गया। ठीक है, सीख लो, है ना। बोरोन क्या है? तो ये भी उपधातु ही है। ठीक है, आज का क्वेश्चन इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।